स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज 27 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और इस क्लास के बाद में आपको देखा जाए 28 जुलाई का करंट अफेयर भी आज ही मिल जाएगा, क्योंकि ये क्लास कल अपलोड नहीं हो पाई थी। इस वजह से देखा जाए इसको फिर से वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग जो डेली करंट अफेयर चर्चा करते हैं उसको मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है, और ढेर सारा प्यार आप लोगों का मिल ही रहा है। ऐसा प्यार लगातार बनाए रहिए। साथ ही साथ इस मासिक पैकेज के अंतर्गत आपको प्रतिदिन जो क्लास पीडीएफ होती है, क्लास पीडीएफ शेयर की जाती है, क्लास पीपीटी शेयर की जाती है। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड 10 एमसीक्यू का डेली टेस्ट होता है। महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। यूपी स्पेशल का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इवन बिहार स्पेशल का जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है करंट अफेयर का। साथ ही साथ देखा जाए तो महीने के एंड में हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी सुविधाएं आपको इस मासिक पैकेज के अंतर्गत मिलती हैं। और इस मासिक पैकेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारा इस वीडियो का पिन कमेंट चेक करिएगा, वहां से आपको मासिक पैकेज का लिंक मिल जाएगा। अगर वहां से मासिक पैकेज का लिंक आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप या तो आप ऐप ओपन करिए या तो आप गूगल ओपन करिए। ठीक है, आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, सर्च करिए समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन, और जैसे ही आप समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन सर्च करते हैं यहां पर देखा जाए होम स्क्रीन पे आप क्लिक करिएगा। ठीक है, फिर हमारा देखा जाए पेज खुल जाएगा। इस पेज के ओपन होने के बाद आपको जाना है वीडियो लेक्चर के सेक्शन पर। ठीक है, वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए, और वीडियो लेक्चर का सेक्शन जैसे ही आप ओपन करेंगे सबसे पहले आपको करंट अफेयर का सेक्शन दिख जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर के सेक्शन में यहां पर देखा जाए कस्टमाइज करने का ऑप्शन, हमारी संस्था के द्वारा आपको चीजों को कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। कस्टमाइज कैसे? अगर आप केवल वीडियो देखना चाहते हैं तो केवल वीडियो परचेज कर सकते हैं, केवल टेस्ट देना चाहते हैं केवल टेस्ट परचेज कर सकते हैं, केवल पीडीएफ देखना चाहते हैं केवल पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। जो भी चाहे आप इसमें परचेज कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो डे 1 में देखा जाए 1 जुलाई 2026 का करंट लगा हुआ है। पीडीएफ वीडियो टेस्ट सब कुछ लगा है डेमो के तौर पर, आप इसको देख सकते हैं। अंत तक आप जाएंगे, सारी चीजें यहां पर लगी हुई हैं डे बाय डे। ठीक है, लोगों के रिव्यू पड़े हुए हैं, आप लोग जाइए देखिए। करंट अफेयर का जो कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है उस तरीके से कंपाइल करंट अफेयर पीडीएफ शायद ही इतने कम मूल्य में आपको मिलेगा कहीं भी। ठीक है, इसका सेल प्राइस यहाँ पर देखा जाए, मूल्य भी यहाँ पर लिखा हुआ है 25 रुपए, और ये 25 रुपए भी आपको नहीं पे करना होगा। एक हैक बताता हूँ कैसे। यहाँ पर देखा जाए जब आप घटना चक्र की किताबें खरीदते हैं ना तो ऊपर क्यूआर कोड रहता है। क्यूआर कोड पे लिखा रहता है कि स्कैन करें और कैशबैक पाएं। वो जो कैशबैक वाला क्यूआर लगा होता है उसको आपको अपने ऐप से स्कैन करना होता है। ठीक है, स्कैन करिए, और वही जो कॉइन है उस कॉइन को यहाँ पर अप्लाई कर देना। ये मूल्य घट कर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 रुपए 75 पैसे। ठीक, 18 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे, और 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आप इस मासिक पैकेज में एनरोल हो जाएंगे। बस सिर्फ करना इतना है कि मासिक पैकेज में एनरोल होने के बाद आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगी। यहां पर देखिए यह हेल्पलाइन नंबर है। मंडे टू फ्राइडे आप इस पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर वहीं पर आपको वेबसाइट पर दिख जाएगा। उसी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर देना, एक बार आपको व्हाट्सएप पे जोड़ दिया जाएगा। यहां पर देखा जाए चूंकि जो हम लोगों का व्हाट्सएप पे जोड़ने का प्रोसेस है, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आप कॉल कर दीजिएगा, उसके पीछे रीजन ये है कि आप लोग प्राइवेसी रीजन के चलते अपने व्हाट्सएप पे प्राइवेसी आपने लगा रखी है, और हम लोग यहां से देखा जाए इनक्रिप्टेड मैसेज भेजते हैं, आपके पास वो मैसेज जाता है, लेकिन और जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी के कारण वो मैसेज आपको सीन नहीं होता, दिखता नहीं है। ठीक है, पॉपअप के कारण वो रह जाता है, स्पैम में चला जाता है। इसी वजह से देखा जाए तो आप सिर्फ एक बार जैसे ही ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद कॉल करिएगा। कॉल करने के बाद आपको तुरंत व्हाट्सएप का लिंक भेज दिया जाएगा आपके पर्सनल नंबर पर, और वहां से आप तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ऐड हो जाएगा। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर पे। सबसे पहली खबर देखते हैं, ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2026। यहां पर चर्चा की जाए ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन एंड कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी विषय पर आयोजित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से बैठक को संबोधित कर सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों एवं प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। ठीक है, यहां पर चर्चा करें ब्रिक्स में, ब्रिक्स गुड प्रैक्टिसेस श्वेत पत्र, ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ आर्किटेक्चर संकलन, ब्रिक्स स्वास्थ्य जीवन शैली मिशन, स्वास्थ्य जीवन शैली संवर्धन रोड मैप 2026 से 29 तथा मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों के नेटवर्क भी इसी दौरान जारी किया गया। चूंकि ये जो फॉर्मेट था वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया गया, और एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ब्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी बैठकें इस बार होंगी, सारे के सारे बैठक की मेजबानी जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, भारत कर रहा है। और थीम याद रखिएगा, इस बार का जो ब्रिक्स है उस ब्रिक्स का थीम ही यही है। ठीक है, ब्रिक्स का थीम क्या है? ब्रिक्स का थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन एंड कॉपरेशन, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये थीम है ब्रिक्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं। बैठक में पारंपरिक, पूरक एवं एकीकृत चिकित्सा,
पर ब्रिक्स विशेषज्ञ कार्य समूह तथा एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए उप कार्य समूह की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। तो ये थी महत्वपूर्ण खबर, जो ब्रिक्स के हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग थी, इसके बारे में चर्चा की गई। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। ग्रेविटी 1 Y4 वाहक रॉकेट का समुद्र आधारित प्रक्षेपण किया गया है। यहां पर बात की जाए, चीन की अंतरिक्ष कंपनी है ओरियन स्पेस, ठीक है, ओरियन स्पेस चीन की अंतरिक्ष कंपनी है। इसने पूर्वी चीन सागर में स्थित समुद्र आधारित प्रक्षेपण मंच से ग्रेविटी 1 Y4 वाहक रॉकेट का सफल परीक्षण यहां पर प्रक्षेपण किया। ठीक है, देखा जाए तो इस मिशन में 9 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित किया गया और यह रॉकेट की तीसरी उड़ान तथा पहली लंबी दूरी की समुद्री प्रक्षेपण था। बात की जाए तो प्रक्षेपित उपग्रह में डोंगपो 13, डोंगपो 14, डोंगपो 17 से 20, ठीक है, सिंगवांग 201, तियानई 49 और लाइलैक 3 सम्मिलित थे। तो ये कुछ प्रमुख उपग्रह हैं, ये सब प्रक्षेपित किए गए। बात की जाए तो डोंगपो उपग्रह में ऑप्टिकल इमेजिंग प्रणाली तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लक्ष्य पहचान, बुद्धिमान चित्र विश्लेषण एवं तीव्र डेटा प्रसंस्करण की क्षमता है। तो यहां पर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं जो इस ग्रेविटी 1 Y4 वाहक रॉकेट के बारे में है। ठीक है, इसको समुद्र से प्रक्षेपित किया गया है। किसने प्रक्षेपित किया है? तो चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। एक अंतरिक्ष कंपनी है, इसका नाम क्या है? ओरियन स्पेस, इसी के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व डूबने से बचाव दिवस ये कब मनाया जाता है? हर साल 25 जुलाई का दिन जो होता है, इसको विश्व डूबने से बचाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर देखा जाए तो विश्व डूबने से बचाव दिवस प्रतिवर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है। 2026 में इसका छठा आयोजन किया गया था। 2026 में छठी बार इसको मनाया गया था। देखा जाए 2026 के लिए थीम क्या है? 2026 के लिए थीम है यूनाइट टू टर्न द टाइड ऑन ड्राउनिंग। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसका उद्देश्य देख लेते हैं। डूबने से होने वाली मृत्यु के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा जल सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर साल 25 जुलाई के दिन विश्व डूबने से बचाव दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 अप्रैल 2021 को प्रस्ताव पारित कर 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव दिवस घोषित किया था और इसका पहला आयोजन कब किया गया था? 2021 में किया गया था। और 2026 में इसका कौन सा आयोजन किया जा रहा है? तो 2021 में इसका छठा आयोजन किया जा रहा है। यहां पर बात करते हैं 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 में एक्सेलरेटिंग एक्शन ऑन ग्लोबल ड्राउनिंग प्रिवेंशन प्रस्ताव को अपनाकर वैश्विक स्तर पर डूबने की घटनाओं को रोकथाम हेतु समन्वित प्रयासों को भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो डूबनों से होने वाली मौतें हैं उनकी संख्या अक्सर देखा जाए आप न्यूज़पेपर में हर जगह कि डूबने से मौत हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में देखा जाए उसके लिए एक विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा 2023 में एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो उस प्रस्ताव का नाम याद रखिएगा, एक्सेलरेटिंग एक्शन फॉर ग्लोबल ड्राउनिंग प्रिवेंशन, ये प्रस्ताव था। चलिए अगली खबर देखते हैं क्या है। वेव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2026 के बारे में यहां पर बात करें तो 24 जुलाई से लेकर 7 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के जनपथ स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में वेव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 116 विरासत बुनाइयों का प्रदर्शन किया गया। बात की जाए तो उत्सव में बनारसी, जामदानी, कांजीवरम सिल्क एवं संबलपुरी इक्ता जैसे भारत के प्रसिद्ध हथकरघा परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। हर साल जो 7 अगस्त का दिन होता है, इसको देखा जाए तो नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में 1905 के स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी की स्मृति में देखा जाए 2015 से स्टार्ट किया गया था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। चलिए आगे देखते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय हथकरघा विरासत, बुनकरों की आजीविका, पारंपरिक कौशल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। आगे चर्चा करें, गंगा पर इलेक्ट्रिक नावों से हरित जल परिवहन की शुरुआत हुई है। यहां पर बात करें 23 जुलाई 2026 को वाराणसी के नमो घाट से गंगा नदी पर इलेक्ट्रॉनिक नावों की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का कार्यान्वयन जो है वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो हरित जल परिवहन है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी विकास प्राधिकरण और गेल इंडिया लिमिटेड के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ था और उसी समझौते ज्ञापन के तहत देखा जाए तो यहां पर वाराणसी में नमो घाट, ठीक है, नमो घाट से प्रारंभ किया गया है गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक नावों की पायलट परियोजना। बात की जाए तो प्रथम चरण में 20 पारंपरिक
यात्री नावों का विद्युतीकरण किया जाएगा। प्रत्येक नाव में 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक आउटबोर्ड मोटर, 20 किलोवाट घंटा लिथियम बैटरी तथा जीपीएस ट्रैकिंग, डिजिटल डिस्प्ले एवं रिमोट मॉनिटरिंग प्रणाली की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यहाँ पर बात की जाए, परियोजना का उद्देश्य हरित जल परिवहन को बढ़ावा देना, प्रदूषण को कम करना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना एवं गंगा में स्वच्छ तथा सतत परिवहन को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, यानी कि गंगा में सतत एवं स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, दिशा 2.0 योजना क्या है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर बात की जाए दिशा का, पहले पूर्ण रूप जान लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दिशा का पूर्ण रूप है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, ये है दिशा का पूर्ण रूप। दिशा का पूर्ण रूप आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हाईलाइट करके रखिएगा अपने कॉपी में, आप चाहे तो नोट कर लें, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस 2.0 दिशा 2.0 का पूर्ण रूप है। यह एक केंद्र क्षेत्र योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 2026 से 2031 की अवधि के लिए 255 करोड़ रुपए के परिव्यय से पूरे भारत में लागू किया जाएगा। यहां पर बात करें तो योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित नागरिक अनुकूल मंच विकसित करना है और उसकी सहायता से विधिक सेवाओं तक आम जन की पहुंच को बढ़ावा देना है। और इसी आम जन तक पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिशा 2.0 योजना शुरू की गई है। यहां पर बात करें तो इस पहल के अंतर्गत 4 प्रमुख घटक होंगे। कौन कौन से घटक होंगे? टेली लॉ होगा, न्याय बंधु होंगे, ठीक है, न्याय बंधु। उसके बाद देखा जाए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम एवं विधि संजीवनी, ये 4 प्रमुख घटक हैं। दिशा 2.0 के कितने घटक हैं परीक्षा में पूछे तो 4 घटक हैं। कौन कौन से? टेली लॉ, जैसे आप किसी को फोन करके, जो विधिक सलाहकार है उनसे फोन करके आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। न्याय बंधु, ठीक है, न्याय बंधु प्रो बोनो विधिक सेवाएं, यानी कि देखा जाए अपनी जानकारी में आपको लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा लॉयर है तो उससे आप विधिक सहायता यहां से ले सकते हैं। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे एवं विधि संजीवनी इसका प्रमुख घटक है। बात की जाए तो टेलीला के माध्यम से नागरिक टोल फ्री नंबर 14 4 54, ठीक है, 14 4 54 एवं मोबाइल ऐप के द्वारा निःशुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जबकि विधि संजीवनी के अंतर्गत एआई आधारित डैशबोर्ड एवं न्याय सेतु एआई चैटबॉट विकसित किया जाएगा। ठीक है, न्याय सेतु जो है ये एआई चैटबॉट होगा, जिस प्रकार से चैट जीपीटी वगैरह होती है ना, आप कुछ पूछते तो रिप्लाई करता है, उसी प्रकार से देखा जाए तो विधिक सलाह के लिए न्याय सेतु एआई चैटबॉट विकसित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के अतिरिक्त 10% शुल्क से भारत के 45% निर्यात को छूट प्रदान की गई है। यहां पर देखा जाए अमेरिका ने बलात् श्रम से, ठीक है, निर्मित वस्तुओं के आयात को रोकने के उद्देश्य से 60 व्यापारिक साझेदार देशों पर अतिरिक्त 10% शुल्क लगाया है, लेकिन भारत के लगभग 45% निर्यात को इससे छूट प्रदान की गई है। यहां पर बात की जाए जेनरिक दवाएं, स्मार्टफोन और कुछ अन्य निर्दिष्ट उत्पाद इस अतिरिक्त शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे, जबकि शेष 55% निर्यात पर 10% अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। यहां पर बात करें भारत पर लगाया गया 10% अतिरिक्त शुल्क प्रारंभिक प्रस्तावित 12.5% से कम है तथा 60 देशों में 38 देशों की तुलना में भारत पर शुल्क दर कम रखा गया है। यहां पर बात की जाए भारत और अमेरिका के बीच में वस्त्र निर्यात को लेकर कोटा आधारित व्यवस्था सहित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता जारी है और भविष्य में संभावना है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हो जाए। उसी वजह से देखा जाए थोड़ा सा वेवर दिया जा रहा है भारत को। चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश के श्री सिटी को ड्राई पोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। जो श्री सिटी है ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और इसको ड्राई पोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। यहाँ पर बात की जाए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में बताया कि आंध्र प्रदेश के श्री सिटी तिरुपति जिले के अंतर्गत आता है, इसको ड्राई पोर्ट घोषित करने का प्रस्ताव पर सीमा शुल्क संबंधी अंतर मंत्रालयी समिति को विचार कर रही है। समिति तेलंगाना के चित्याला जो नलागोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, इसमें ड्राई पोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव की भी समीक्षा कर रही है। बात की जाए तो अंतर मंत्रालयी समिति अब तक 8 ड्राई पोर्ट प्रस्तावों को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें फतेहपुर तेलंगाना भी सम्मिलित है। इस पहल का उद्देश्य निर्यात, आयात, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ करना, औद्योगिक क्षेत्र को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना है तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। और इसी उद्देश्य से देखा जाए तो यहाँ पर जो ड्राई पोर्ट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो भारत का एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ड्राई पोर्ट बनाने बहुत आवश्यक है। ठीक है, और 8 ड्राई पोर्ट प्रस्ताव को मंजूरी अब तक दी जा चुकी है तथा कुछ अन्य ड्राई पोर्ट्स हैं जिन पर विचार किया जा रहा है कि ये ड्राई पोर्ट से विकसित किया जाए, जिसके अंतर्गत देखा जाए श्री सिटी ड्राई पोर्ट भी आता है। ये कहां पर अवस्थित है? ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और उसी प्रकार से देखा जाए चित्याला जो ड्राई पोर्ट है ये कहां पर अवस्थित है? ये तेलंगाना में अवस्थित है।
सूची सुमेलित करने के लिए आपसे परीक्षा पूछ सकता है। एक तरफ पोर्ट दे देगा और एक तरफ मतलब राज्य दे देगा कि किस राज्य में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। स्टारशिप की 13वीं परीक्षण उड़ान सफल रही है। बात की जाए स्पेसएक्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की 13वीं परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की, जिसमें 20 स्टारलिंक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। यह मिशन नासा के आर्टेमिस चंद्र मिशन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में स्टारशिप का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। बात करें तो इस मिशन के दौरान बूस्टर की पुनर्प्राप्ति पूर्णतः सफल नहीं रही, वह मैक्सिको की खाड़ी में गिर गया, जबकि स्टारशिप ने हिंद महासागर में अब तक का सबसे सुरक्षित स्प्लैश डाउन किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए उड़ान के दौरान हीट शील्ड पर लगे कैमरों एवं सेंसर को पुनः प्रवेश के समय तापमान एवं दबाव संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त किए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो स्टारशिप है, ठीक है, स्टारशिप इसकी जो 13वीं परीक्षण उड़ान थी ये सफल रही है, और इसी स्टारशिप के माध्यम से देखा जाए भविष्य में नासा क्या करेगा, जो आर्टेमिस मिशन है ना, नासा का आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर व्यक्तियों को भेजा जाएगा। उस चांद पर व्यक्तियों को भेजे जाने वाले मिशन के अंतर्गत स्टारशिप के जो मिशन है, परीक्षण उड़ान है, उनका सफल होना बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ देखा जाए जनजी प्रोटेस्ट हो रहा था, उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित किया गया परीक्षा सुधार हेतु। यहां पर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक प्रकरण के बाद में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठन की घोषणा की है। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकड़ी को टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है, तथा अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? एस सोमनाथ, इसरो के जो पूर्व चीफ है एस सोमनाथ इसमें सम्मिलित है, तपन डेका इसमें सम्मिलित है, वी कामाकोटी इसमें सम्मिलित है, अनीता करवाल इसमें सम्मिलित है, और अमृतलाल मीणा इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख नाम है जो इस उच्च स्तरीय टास्क फोर्स में गठित किया गया, इनको मिलाकर। यहां पर बात की जाए अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो नंदन नीलकड़ी के द्वारा की जाएगी। बात की जाए तो टास्क फोर्स का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, संरचनात्मक सुधार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। बात करें तो सरकार ने पेपर लीक से संबंधित मामलों में कठोर कानूनी प्रावधान एवं परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लागू करने की दिशा में कदम उठाने की घोषणा भी की है। अगली खबर देखें तो दिल्ली महिला आयोग एवं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं। वो कौन कौन सी नियुक्तियां हैं, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आइए चर्चा करते हैं। दिल्ली सरकार ने लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग जनवरी 2024 से नियमित अध्यक्ष एवं सदस्यों के बिना कार्य कर रहा था। यानी कि जो दिल्ली महिला आयोग है, दिल्ली महिला आयोग, यहां पर देखा जाए दिल्ली महिला आयोग में अभी तक जनवरी 2024 से कोई भी अध्यक्ष नहीं था। बिना अध्यक्ष बिना सदस्यों के ये महिला आयोग कार्य कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, दिल्ली सरकार ने जो लता गुप्ता है इनको बनाया है दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष। बात की जाए तो दिल्ली महिला आयोग के सदस्य के रूप में श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा एवं रेणु भल्ला को नियुक्त किया गया है। यहां पर बात करें तो निर्मल जैन को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि कुलदीप सिंह एवं मोहम्मद हारून को आयोग का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, और यहां पर बात करें तो इन नियुक्तियों का उद्देश्य महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा करना, शिकायतों तथा त्वरित निस्तारण एवं संस्थागत कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये नियुक्तियां की गई हैं। तो यहां पर आपको दो नाम जरूर याद रखने हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन, निर्मल जैन, और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो यहां पर याद रखिएगा जो लता गुप्ता है इन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगली खबर यहां पर देखते हैं। अगली खबर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जो हमारा 28 जुलाई का करंट अफेयर आएगा। फिलहाल के लिए आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2026 में निम्नलिखित में से किस दस्तावेज या पहल का विमोचन किया गया? ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ आर्किटेक्चर संकलन, ब्रिक्स स्वास्थ्य जीवन शैली मिशन, स्वास्थ्य जीवन शैली संवर्धन रोड मैप, या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रेविटी 1Y4 वाहक रॉकेट के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसे भारत ने प्रक्षेपित किया। यह पहली लंबी दूरी की समुद्री आधारित उड़ान थी जिसमें 9 उपग्रह स्थापित किए गए। तीसरा कह रहा है इसमें केवल 1 उपग्रह स्थापित किया गया। चौथा कह रहा है इसे नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व डूबने से बचाओ दिवस 2026 का थीम क्या था? 4 थीम दिए हुए हैं, 4 थीम में से कौन सा थीम सही है ये आपको बताना है कि विश्व डूबने से बचाओ दिवस 2026 का थीम क्या है। अगला पॉइंट देखें, चौथा सवाल क्या है, दिशा 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, नागरिकों को विधिक सेवाओं तक तकनीकी पहुंच बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, या फिर कृषि उत्पादों का निर्यात को बढ़ावा देना।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक नावों की पायलट परियोजना का शुभारंभ कहां से किया गया है? प्रयागराज संगम से, पटना गांधी घाट से, वाराणसी के नमो घाट से, या फिर हरिद्वार की हर की पौड़ी से। ठीक है, ये है 5 प्रश्न जिनको आपका मतलब यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं 5 प्रश्न, और आपको इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। साथ ही साथ जब वीडियो आप पूरा कंप्लीट कर लें तो आपको लिखना है वीडियो के एंड में क्या, डन। यानी कि आपका आज का जो वीडियो है ये डन हो गया है। और डन मैं इसलिए कहता हूं, जब आप डन लिखते हैं ना, तो डन लिखने से मुझे ये पता चलता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो कंप्लीट पूरा देखते हैं, जो करंट अफेयर को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और करंट अफेयर के वीडियो अंत तक डेली देखते हैं। ठीक है, और इससे होता क्या है, जब आप डन लिखते हैं ना, आपकी एक कंसिस्टेंसी रहती है। किस दिन हमने डन नहीं लिखा, उस दिन आपको याद रहेगा कि हाँ हमने कल डन नहीं लिखा था, हमारा क्लास छूट गया है। तो इस उद्देश्य से भी आपका जो, जैसे आप डन लिखते हैं ना, तो इससे एक जो मानसिक प्रभाव पड़ता है, मानसिक प्रभाव ये पड़ता है कि हमने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया। तो करंट अफेयर की क्लास को भी आप एक टास्क के तौर पर देखा करें, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि जब भी कोई टास्क आपको कंप्लीट होता है तो अपने आप को रिवार्ड देते हैं। जैसे रिवार्ड देते हैं ना, उसी तरीके से रिवार्ड समझिए कि ये जो डन लिखते हैं ये मेरे लिए भी रिवार्ड है और आपके लिए भी रिवार्ड है कि आप इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखते हैं। चलिए, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।